दोस्तों नमस्कार। ईस्ट इंडिया कंपनी ना तो अब भारत आ सकती है और ना ही भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी सरीखी कोई कंपनी गुलाम बना सकती है। यह 21वीं सदी का दौर है। यह बाजार का दौर है, यह पूंजी निवेश का दौर है, यह मुनाफा कमाने का दौर है और यह शायद उस विकास का दौर है जिस विकास में सुधार की जरूरत है। और सुधार की ऐसी अनूठी परिभाषाएं इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ही तमाम ताकतवर देशों ने अपने संगठनों के माध्यम से रचनी शुरू की है, जिसके दायरे में शायद तमाम गरीब देश विकसित देशों के सामने झुके हुए नजर आते हैं। लेकिन भारत कोई गरीब देश नहीं है, भारत तो विकासशील देश है। तो ऐसे में दुनिया के लिए भारत एक बाजार है, दुनिया के लिए वर्कर्स को मुहैया कराने वाला भी बाजार है। और भारत के भीतर कंज्यूमर्स इतने ताकतवर हैं कि वह दुनिया के बाजार से कुछ भी खरीद सकते हैं। अच्छा लगता है यह सारी बातें सुनकर, इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम हर 5 बरस में इस देश में चुनाव को जीते हैं। उस चुनाव के जरिए इस देश में एक सरकार बनती है। वो सरकार इन देश के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लेकर आती है। वो बार बार बताती है कि हमने विकास की कौन सी लकीर खींची है, हमने इस देश के भीतर में कौन सा रिफॉर्म किया है, हमने आने वाले वक्त में और आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत को कितना सुंदर बनाया है। और तमाम देश के नागरिक अपनी चुनी हुई सरकार पर मोहित हो जाते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन हमें लगता है कि आज 21वीं सदी में भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो शायद लोकतंत्र से भी आगे की चुनौती हो चली है। यह चुनौती भारत के भीतर में किसी लोकतांत्रिक शासक के तहत तानाशाही देखने की स्थिति में नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े संगठन जो तमाम विकसित देशों के हाथों में नाचते हैं, उनकी गुलामी कर रही है। यकीन नहीं होगा, लेकिन भारत के भीतर में तमाम सुधार, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वह इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे लेबर के क्षेत्र में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, इस देश के भीतर में हर चीज जिसका भी ऐलान होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का ऐलान हो या फिर इस देश के भीतर में जनधन योजना का ऐलान हो, अगर आपको यह कहा जाए कि यह तमाम पॉलिसी, ये तमाम नीतियां मौजूदा सरकार ने नहीं बनाई है, बल्कि भारत को जो पैसा मुहैया करा रहा है, भारत को जो अपने तौर पर कर्ज देने की स्थिति में ला रहा है, वही बताता है अब आपको कौन सी नीतियां लागू करनी है और उन नीतियों को लागू करने के तौर तरीके क्या होंगे। चाहे वो किसान का जिक्र हो, चाहे मजदूर का जिक्र हो, चाहे बेरोजगारी का जिक्र हो, चाहे इस देश के प्रोफेशनल्स का जिक्र हो और चाहे इस देश के बैंकिंग सर्विस का ही जिक्र क्यों ना हो। यकीनन लगातार IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की तमाम पॉलिसी पेपर्स को अगर आप भारत के संदर्भ में देखना शुरू करेंगे और उसके बाद यह सोचना शुरू करेंगे कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने भारत को किस किस क्षेत्र में कितना कितना पैसा दिया है और जिस जिस क्षेत्र के लिए पैसा दिया उस क्षेत्र में भारत सरकार की तरफ से क्या कोई बड़े निर्णय तो नहीं लिए गए। आप कोई भी क्षेत्र उठा सकते हैं देश के भीतर। बहस एग्रीकल्चर को है तो आज हम एग्रीकल्चर का जिक्र भी जरूर करेंगे। लेकिन कितनी बड़ी तादाद में भारत के ऊपर कर्ज है और उस कर्ज को लौटा पाने या ना लौटाने के लिए जो कुछ साल और चाहिए होते हैं, उसकी एवज में हम कौन कौन सी नीतियां किस किस तरीके से लागू करते हैं, हमें लगता है आज इसे जानना चाहिए। यह गुलामी की एक नई परिभाषा है। यह भारत के भीतर चुनी हुई सरकार कि अपनी अर्थव्यवस्था के कंगालीपन के बाद दुनिया के सामने हाथ फैलाकर कुछ मांगकर इस देश को चलाए पाने की परिस्थितियों को जीना है। आइए जरा इन पन्नों को खोलते हैं तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्योंकि जब आप कर्ज लेते हैं तो लौटाना तो पड़ेगा ही, लेकिन कर्ज अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ऐसे नहीं मिलता है कि आपने आज लिया और आपको कल लौटाना पड़ जाएगा। जी नहीं, वो 1 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है, 10 साल के लिए होता है, 15 साल के लिए होता है, क्योंकि दुनिया में तमाम देशों के पास, जो विकसित देश हैं, उनके पास खूब पैसा है और उन्हीं के इशारे पर IMF और वर्ल्ड बैंक काम करती है, जो अपनी पॉलिसीज को उस देश के हाथ में थमा देती है कि आपको ये लागू करना है। और उसकी एवज में भारत के भीतर में जो भी रिफॉर्म आपने इस देश के भीतर लगभग 300 से ज्यादा कानूनों को खत्म होते हुए देखा, या कमोवेश हर क्षेत्र में
जो रिफॉर्म का नाम आपने सुना है, वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म का शब्द हो, वह लेबर रिफॉर्म का चक्कर हो, या फिर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में रिफॉर्म का जिक्र हो, रियल एस्टेट में आपको रिफॉर्म दिखाई देगा, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, कमोवेश हर क्षेत्र का रिफॉर्म, और उस रिफॉर्म से जुड़ा हुआ प्राइवेटाइजेशन, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी तौर पर ले लीजिए। लेकिन यह आज समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी आपको पैसे यूं ही नहीं देता है। पैसे देने के दो ही तरीके होते हैं, या तो हम उसको ज्यादा इंटरेस्ट पेड करें, एक मुश्त दे लेने के बाद उसकी जो उम्र और मियाद हो उससे पहले हम उसको ज्यादा कीमत दे दें। दूसरी स्थिति जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के साथ जुड़ी हुई है, जिसे चलाने वाले इस देश के जो ताकतवर विकसित देश हैं, वो कहते हैं कि भारत जैसे विकासशील जो शायद गरीबी की स्थिति में आकर टिक गया है, इतनी बड़ी तादाद भारत के भीतर जो गरीबी की रेखा से नीचे है, वो भारत को गरीब राष्ट्र के तौर पर भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर बताने से नहीं चूक रही है। जीडीपी और ग्रोथ रेट पर ना जाइएगा, आज समझने की कोशिश कीजिए क्यों वर्ल्ड बैंक अपनी नीतियों को भारत में लागू कराना चाहता है, और क्यों उन नीतियों को लागू करते वक्त दुनिया की तमाम जरूरतों को देखा जाता है। भारत के भीतर में जो बड़ी तादाद नागरिकों की है, उनकी जरूरतें दरकिनार रहती है, चाहे वो संगठित क्षेत्र हो, चाहे वो असंगठित क्षेत्र हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो। भारत ने जो कर्ज लिया है और इस काल के भीतर में जो कर्ज लौटाना है, जो 2022 तक में लौटाना है, उसकी संख्या तकरीबन 254.3 बिलियन डॉलर की है, यानी लगभग 18,85,000 करोड़ 2022 में लौटाना है। यह लौटाया कहां से जाएगा? इतना पैसा क्या प्राइवेटाइजेशन से आ जाएगा? इतना पैसा क्या डिसइन्वेस्टमेंट से आ जाएगा? या फिर इसकी एवज में कुछ और लोन लिया जाएगा और उस लोन की एवज में उन पॉलिसीज को देश में इंप्लीमेंट किया जाएगा जिसके आश्रय चीजें मोनेटाइज शब्द के साथ जुड़ जाए, और फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तमाम कंपनियां भारत के भीतर आकर अपने जो कहा जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसे कहे, और भारत के शेयर बाजार को भी अपने हिसाब से चलाए। और उस तरीके में भारत की इकोनॉमी को चलाने वाला कभी वर्ल्ड बैंक होगा, आईएमएफ होगा, या दुनिया के तमाम दूसरे ऐसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशंस होंगे। 18,85,00,000 2022 में लौटाना है, लगभग 4,27,000 करोड़ रुपया 2023 में लौटाना है। हम मानकर चल रहे हैं कि 2024 तक तो यह सरकार है, 2024 में 3,87,000 करोड़ रुपया भी लौटाना है। यानी इन तीनों को जब आप जोड़ना शुरू कीजिएगा तो 18 4 22 3 25 तकरीबन 25 लाख करोड़ रुपया इस दौर में 2024 तक लौटाना है, अन्यथा उसकी एवज में दुनिया के बाजार से और पैसा उठा लेना है। लेकिन 2024 के बाद खुदा ना खास्ता अगर मान लीजिए कोई नई सरकार आएगी, उसके सामने आज की तारीख में अगले 3 साल में यह बोझ और बढ़ेगा, क्योंकि यह एक तरीका है कर्ज लेने का और कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में और कर्ज लेकर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का। लेकिन 3 साल के बाद यानी 2025 से भारत के ऊपर आज के वक्त में जो बोझ है वह 205.9 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 15,26,580 करोड़ रुपए लौटाने होंगे। यह पैसा इंटरनेशनली डेब्ट के तौर पर, और इंटरनेशनली डेब्ट जो भारत के ऊपर में है, जो कर्जा है एक्सटर्नल का, वह 570 बिलियन डॉलर का हो गया है, यानी तकरीबन 42 लाख करोड़ को पार कर चुका है। सवाल यह है कि अगर मौजूदा वक्त में हमने अपनी इकोनॉमी को नहीं संभाला, हमारे देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खोखली और कंगाल की स्थिति में आ गई, तो हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पैसे मांगने की शुरुआत की, और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने इतनी नीतियां बना दी कि इस देश के भीतर में जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, उसका पैसा भी वर्ल्ड बैंक से आया है। इस देश में जो गरीब कल्याण योजना का प्रधानमंत्री के नाम पर ऐलान किया गया, उसका पैसा भी वर्ल्ड बैंक से आया है। और जो तमाम क्षेत्र जिसका हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जो रिफॉर्म की सोच है, उसके दायरे में इस देश का पूरा असंगठित क्षेत्र वह भी आ जाता है, जिसमें इस देश के लगभग 90% से ज्यादा मजदूर जुड़े हुए हैं। उनके सोशल सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को लेकर जो योजना बनाई गई आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जरिए, उसमें भी उसने पैसा दिया है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। और इतना ही नहीं, जो बेरोजगारी की तादाद बढ़ रही है, उसके लिए भी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का सुझाव एक ही है
कि आपको अगर बेरोजगारी दे लगातार बढ़ती जा रही है और रोजगार दे नहीं पाएंगे तो आप एक अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस शुरू कीजिए। यह आपकी ग्रोथ और इकोनॉमी इसके पैरेलल में चलेगी। जो ग्रोथ और इकोनॉमी होगी उसको आप हमारे हिसाब से लागू कीजिए। आपकी अपनी जीडीपी जो है वो 5 ट्रिलियन भी पार कर जाएगी। पैसा आप शिफ्ट कीजिए। यह मत देखिए किसे रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आप सिर्फ यह सोचिए कि जिन पॉलिसीज को आप अपनाने जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, इससे दुनिया की तमाम कंपनियां कितना कमाएंगी, उसके जरिए आपको कितना मिलेगा, आप हमें कितना पैसा लौटा पाएंगे और कितना पैसा आप बांट पाएंगे। और नहीं बांटने की स्थिति में होंगे तो हमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है, आप सिर्फ खाते खुलवा दीजिए इस देश में गरीबों के, हम उनके खाते में पैसा भी डाल देंगे। आपके जहन में आएगा, क्या वाकई जनधन योजना सरकार की सोच नहीं थी? क्या यह वर्ल्ड बैंक की सोच थी? यकीनन यह वर्ल्ड बैंक की सोच थी। आपके जहन में आएगा जो प्रधानमंत्री कल्याण योजना है, क्या यह प्रधानमंत्री की नहीं थी? यह यकीनन वर्ल्ड बैंक की योजना थी। और उसी के तहत अलग अलग योजनाओं के तहत जो पैसा दिया गया वर्ल्ड बैंक की तरफ से, उसमें शुरुआत अगर असंगठित क्षेत्र को लेकर करें तो लगभग 3,674 करोड़ रुपया यानी $500 बिलियन जो है इसलिए दिया गया क्योंकि इसके जरिए कहीं ना कहीं एक सामाजिक सुरक्षा आप दे पाए। काम दे पाए या नहीं दे पाए, यानी जो सरकार लगातार जिक्र करती है हम आपको हर 3 महीने में 2,000 रुपए दे देंगे, जो मान लीजिए किसान सम्मान निधि है। जब आप पैसा रोटेशन करना देखना शुरू कीजिएगा, सारा पैसा बाहर से आ रहा है। आप कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं। आप उस सिस्टम को बना रहे हैं जिसमें जनता आपको कैसे चुन ले और बाहर की सत्ता आपको अपने साथ कैसे गुलामी करवाए और इस देश को कैसे चलाना है वह बताए। लेकिन आप उसकी तमाम पॉलिसीज को अपने नियम कायदों के हिसाब से, चुनावी प्रचार के हिसाब से ले आए। यह स्थिति अपने तौर पर पहली बार आ रही है। भारत के भीतर में पॉलिसीज डिसीजन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से लेने की प्रक्रिया हालांकि 91 में इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ शुरू हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में कभी यह स्थिति नहीं आई थी। क्योंकि इन बातों का जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो इसकी एक बड़ी शानदार बैठक नीति आयोग, कृषि मंत्रालय, कृषि नेताओं की मौजूदगी, पंजाब हरियाणा के जो अलग अलग एसोसिएशन थे उनकी मौजूदगी में भी हुई थी। और जरा ध्यान दीजिए उन्होंने किन बातों पर एग्रीकल्चर को लेकर, जो रिफॉर्म की दिशा में जो सरकार लगातार ढोल पीट रही है कि हम तो रिफॉर्म करना चाह रहे हैं और गरीब और मंझोले किसान हैं उनका हित साधना चाहते हैं, ये बड़े बड़े किसान कहां से आ गए? तो जरा इनकी पॉलिसी पेपर को एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा। जो वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी पेपर बहुत साफ तौर पर कहती है भारत के भीतर में किसानों की जरूरत नहीं है, मजदूरों की जरूरत है। किसान वह होना चाहिए जिसके पास कैपिटल हो, जिसके पास पैसा हो। उसके जरिए इसलिए जरूरत है क्योंकि अब भारत के खेती में जो पानी चाहिए, जो खाद चाहिए, जो सीड चाहिए, बीज चाहिए, जो कल्टीवेशन के तरीके चाहिए, जो एनर्जी और पावर चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वह अगर किसानों के पास जाएंगे तो किसान कहेंगे ये हमको आप फ्री में दीजिए या सब्सिडाइज रेट पर दीजिए। लेकिन जब आप बड़े कैपिटल और बड़े कॉरपोरेट के साथ समझौता करेंगे तो वो आपसे सब्सिडी नहीं मांगेंगे, बल्कि वह प्रोडक्शन में हिस्सेदारी के साथ आपको दुनिया के बाजार में उस माल को ले जाएंगे और बेचेंगे और कमाएंगे। और इस दर पर कौन सी कीमत तय होगी ये वही तय करेंगे क्योंकि वही पैसा लगाएंगे। इसलिए पिछले दिनों जब यह खबर आई कि हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप ने कहा कि सेब की कीमत 12 रुपए कम कर देंगे और इस तरीके से हम अलग अलग अनाज भी कर देंगे, तो यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। यह वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी पेपर इस बात की दिशा में ले जाती है कि किसान मालिक नहीं रह सकता, उसे पूंजी के इशारे पर मजदूरी करनी होगी। और जो न्यू एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स इस देश के भीतर में वर्ल्ड बैंक ने लाने का प्रयास किया, उसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, झारखंड और इसके साथ साथ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी कैपिटल बेस्ड होना चाहिए, फार्मर बेस्ड नहीं होना चाहिए। वह लेबर बेस्ड होगा लेकिन फार्मर बेस्ड नहीं होगा। और हमको लगता है कि एक चीज की जानकारी यहां पर आपको दें। एक आप टेस्ट केस ले लीजिए महाराष्ट्र का। 24 जनवरी 2020 को एक समझौता हुआ। समझौता $210 मिलियन का हुआ। $210 मिलियन का मतलब तकरीबन 1,500 करोड़ रुपए होते हैं। इसमें महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक ये तीनों बैठे। इन तीनों ने बैठकर जो वहां पर समझौता किया, उस समझौते में जिनके हस्ताक्षर थे उसमें
केंद्र सरकार के एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के एडिशनल सेक्रेटरी समीर कुमार खरे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो महाराष्ट्र का है उसके सेक्रेटरी एकनाथ धावले और जुनैद अहमद जो कि कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के भारत में है, इन तीनों ने साइन किए। इन तीनों ने जो $210 मिलियन का किया उसमें महाराष्ट्र एग्री बिजनेस रूरल एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के नाम पर इसको डेवलप किया गया। टारगेट रखा गया कि जो एक्सपोर्ट किया जाएगा फल, सब्जी, दाल, मकई, सोयाबीन, इसको डबल कर देना है। 36 जिलों में लागू होगा। तकरीबन 45% किसान इसके दायरे में आएंगे। और इसमें वर्ल्ड बैंक ने एक और होशियारी की, अपने ही जो उसका प्राइवेट सेक्टर का जो आर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसको जोड़ दिया और लोन जिसने दिया जो $210 मिलियन है वह इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRDI की तरफ से यह दिया गया। अब यह फंडिंग जिस रूप में काम करनी शुरू की, इसकी भी एक उम्र है, एक मियाद है और वह मियाद लगभग 13.5 बरस में पूरी होगी। यानी इस दौर में अगर कोई महाराष्ट्र में सरकार बदलती है, केंद्र में सरकार बदलती है और वह सोचेंगे कि उन पॉलिसीज को हटा दें तो उसकी एवज में उन्हें यह पैसा वापस करना पड़ेगा, अन्यथा इस पॉलिसीज को आपको लागू करना पड़ेगा अगले 10 साल तक। इसकी मैच्योरिटी उम्र 13.5 साल है, उसके बाद आपको यह पैसा लौटाना है। इसी तरीके से कमोवेश हर क्षेत्र में, क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस देश के भीतर में स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर जो सरकार ने ऐलान किया, स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि भारत के भीतर में जो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर हैं जो सड़क किनारे सामान बेचते हैं, उनको जो आप कैपिटल लोन 10,000 रुपए देने का जिक्र करें, उसके लिए एक योजना बनाई गई। उस योजना के तहत जो पैसा देने का जिक्र था वो पैसा भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो कि वर्ल्ड बैंक के मातहत काम करते हैं, वही पैसा दे रहे हैं। जनधन योजना को लेकर भी बहुत साफ कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने नाम पर चाहे कर ले, लेकिन जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो कि पैसा होगा वो हम भी करेंगे। और इसीलिए इस पूरे कोविड काल में जो इमरजेंसी रिलीफ कैश ट्रांसफर का जिक्र था, $320 मिलियन का इंडिविजुअल बैंक अकाउंट में जाएगा। जो पैसा जिसका जिक्र सरकार कर रही थी, वो उस पैसे का जिक्र वर्ल्ड बैंक कर रहा है। वर्ल्ड बैंक सरकार को पैसा दे रहा है, सरकार अपने तौर पर कह रही है हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। ये $320 मिलियन सिर्फ इसीलिए था, ये रिलीफ कैश के लिए था। और इसी के दायरे में जो 8 इस देश के भीतर के 80 करोड़ लोगों को जो अनाज देने का जिक्र है, उस अनाज को देने के लिए भी जो पैसा दिया गया वो पूरे दायरे में आता है कि जो भारत की सामाजिक सुरक्षा का कार्यक्रम है, जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, उसके मातहत लगभग $1.65 बिलियन, इमरजेंसी रिलीफ एंड $320 मिलियन, 112.50 मिलियन, ये तुरंत का जो 800 करोड़ लोगों को जो अनाज देने का जिक्र था उसके तहत। यानी इस देश के भीतर की हर योजना और हर रिफॉर्म, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि हमने लगभग जो पुराने चले फिरे कानून आ रहे थे हमने बदल डाले, और पार्लियामेंट के भीतर हर किसी ने देखा पिछले दिनों जो लेबर लॉ हटा दिए गए जिसमें कंपनीज को पावर दे दिया गया, उसके बाद जो अब रिफॉर्म के नाम पर जो एग्रीकल्चर हुआ, यह भी जिसकी पूंजी होगी उसके सारे पावर दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस देश के भीतर में एक तरफ सामाजिक सुरक्षा के नाम पर आपके बैंक में पैसा आ जाएगा, लेकिन आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, और हक की लड़ाई लड़ते हुए आप अदालत तक नहीं जा सकते हैं। इसकी व्यवस्था भी उसी नियम कायदे के तहत है जिस नियम कायदे के तहत सरकार को पैसा वर्ल्ड बैंक देता है। इसीलिए वो सारे रिस्ट्रिक्शंस जिसमें कोई भी लेबर या कोई भी किसान या इंडस्ट्रियल क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी मजदूर या इस देश के भीतर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर इस देश के भीतर में कंस्ट्रक्शन सेक्टर या फिर जो इस मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का दौर है, जिसके बारे में बहुत साफ तौर पर वर्ल्ड बैंक का पेपर लगातार इस बात का जिक्र कर रहा है कि प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन के लिए भारत को अपने नियम बदलने होंगे। लेकिन वो कौन से नियम लाने होंगे? वह दरअसल अलग अलग क्षेत्रों को खोजे। यानी अभी तक जो पारंपरिक क्षेत्र थे मोनेटाइजेशन के, यानी भारत के भीतर ये अक्सर कहा जाता था कि इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत की जो लाइफलाइन है, कम से कम उसका मोनेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी अगर लोग पैसा कमाने लगेंगे तो स्थिति बिगड़ जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिए, भारत के भीतर में एजुकेशन प्राइवेट हाथ में,
भारत के भीतर में हेल्थ सेक्टर प्राइवेट हाथ में, भारत के भीतर में पीने का पानी प्राइवेट हाथों में। उसके बाद जो नए माध्यम और नए इंस्टीट्यूशंस खोजे गए, उसी में भारत के बंदरगाह आते हैं, उसी में हवाई अड्डे आते हैं, उसी में रेलगाड़ियां आती है, उसी में भारत का पूरा कम्युनिकेशन आता है। उसी के दायरे से होते हुए नया पॉलिसी पेपर यह भी कहता है कि भारत को डिजिटल इंडिया में आप कन्वर्ट कीजिए। क्योंकि डिजिटल इंडिया भी आप कहेंगे अच्छा ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, कहा होगा, सारी बातें उन्होंने कही होंगी, लेकिन सारी बातों के पीछे जो पैसा सरकार रिलीज करती है, वो पैसा अगर देने वाला शख्स कह रहा है कि हमने आपके देश के लिए एक ब्लू पेपर बना लिया है और उस ब्लू पेपर के तहत आप काम करना शुरू कीजिए और यह इस देश की इकोनॉमी को बढ़ाएगा, कैपिटल से कैपिटल का ग्रोथ होगा और आपके पास जो पूंजी आएगी वह पूंजी के जरिए आप ट्रांसफर पैसा कीजिए, आपसे नहीं होगा तो हम करेंगे। बीच में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को लगा भी कि शायद भारत में जो पैसा सरकार को देते हैं वह लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसने स्टेट गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया, उसने कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व किया जो कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस भी थे और इस देश के भीतर में अलग अलग तरीके से लोगों के बीच काम भी कर रहे हैं। ये कोविड काल के दौर की ही बात हम आपको बता रहे हैं, बहुत पुरानी नहीं है। और जो नया पेपर जो कहता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का कि भारत को हर हाल में इस देश के भीतर की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, लेबर, एग्रीकल्चर, इन तमाम क्षेत्रों में रिफॉर्म करना ही होगा, इसके अलावे कोई उपाय नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए यह देश जिस पैसे से चल रहा है वो पैसा देने वाला बाहर बैठा है, उसके पास जो पैसा आ रहा है उस पैसे को देने वाले इस देश के विकसित देशों की अपनी चौकड़ी है, जिसमें G7 भी शामिल है। उसमें अमेरिका है, उसमें ब्रिटेन है, उसमें जर्मनी है, उसमें इटली है, उसमें जापान है। इन तमाम देशों के भीतर में खूब पैसा है, इनके पास उस पैसे को खर्च करने का स्पेस तक नहीं है। ये आपको अपने ही देश में 0% पर पैसा दे देते हैं, किसी को भी लोन देते हैं। भारत में वो 10% मिलता है लोन। अगर आप कार खरीदिएगा, गाड़ी खरीदिएगा तो आपको 9, 8, 10% देना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट। वहां पर 0% इंटरेस्ट में या 0.5% इंटरेस्ट में मिल जाता है। तो भारत जैसा देश, इतने बड़े देश में इतना पैसा अगर हम डाल सकते हैं, जिसको हम 10, 12, 15 साल बाद लेंगे और मौजूदा सरकार को यह लगेगा कि देश तो खोखला होते जा रहा है, तो क्यों नहीं अभी हम सत्ता में हैं तो हम तो पैसा ले लें, आने वाले वक्त में जिसकी सरकार होगी वह सोचे। यह एक नए तरीके की ईस्ट इंडिया कंपनी है और यह एक नए तरीके की गुलामी है, जिसमें हम और आप चुन रहे हैं अपनी सरकार को कि हमारे लिए काम करे, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि वह खुद ही गुलाम हो चली है। कल्पना कीजिए, कल्पना मत कीजिए, यह हकीकत है। और इसके लिए आपको कहीं सरकार से कोई डॉक्यूमेंट मांगने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की साइट पे चले जाइए और वहाँ पे इंडिया को लेकर जो भी रिफॉर्म, प्राइवेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन और अलग अलग फील्ड्स के रिफॉर्म को पेपर जो उन्होंने लिखा है, उस पेपर को पढ़ लीजिए और उसके साथ यह भी देखिए, उसमें कमेंट आपको मिलेगा कि यह किस एवज में आपको पैसा दे रहे हैं और इस देश के भीतर में क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं। फिर आप इस देश में बीते 7 बरस में जो भी योजनाओं का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया होगा उसको और उसको मैच कीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल ये किसी के दिमागी इंटेलिजेंस का कमाल नहीं है, बल्कि यह गुलाम होने की परिस्थितियों के दौर का ऐलान दर ऐलान है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।